जो हमने एसएससी की टेस्ट सीरीज वाली सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने वाली, आज उसमें हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 में जो भर्ती आई थी उसका पेपर हुआ था 6 मार्च 2019, तीसरी शिफ्ट वाला पेपर। देखो यहाँ फोकस करेंगे सब लोग। ये 6 मार्च 2019 तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर को सोल्व करेंगे। उसका जीएस वाला पार्ट हम सोल्व करेंगे दोस्तों, फुल एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। सितारों की जगमगाहट का कारण खाली स्थान है। सितारे टिमटिमाते हैं क्यों? 10th क्लास का फिजिक्स में शायद ये है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, 2 नंबर में आता था 10th क्लास में हम जब पढ़ते थे। तो अच्छा, अब ये इसमें ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय प्रतिबिंब, प्रकाश का बिखराव, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक प्रतिबिंब। देखो जगमगाहट, जो सितारे हैं, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं, जगमगाहट क्या है उनकी? तो जो वायुमंडल में अपवर्तन है, वायुमंडल में जो अपवर्तन है वो इसका कारण है। मैं आपको बता दूं, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, जो तारे हैं वो व्यक्ति से काफ़ी दूरी पर होते हैं। और उस एक बात और ध्यान करना, तारों की सबसे बड़ी पहचान है कि उनके पास खुद का प्रकाश होता है। सूर्य भी हमारी पृथ्वी ग्रह के नज़दीक का सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी ग्रह के नज़दीक का सबसे बड़ा तारा है, इस बात को ध्यान रख लेना। और जो बाकी ये सितारे हैं, ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, हमारी मंदाकिनी से काफ़ी दूरी पर है पृथ्वी ग्रह से, इसलिए वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और कारण क्या है कि उनसे आने वाला प्रकाश अनेक माध्यमों से इनमें से होकर गुजरता है, और जिनमें से इनके ये प्रकाश जो है, प्रकाश में एक तो लाल रंग होता है, लाल रंग का अपवर्तन जो है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम रहती है, ज़्यादा चमकता है हमें लाल रंग, और बाकी रंग जो है धूमिल हो जाते हैं, और काफ़ी दूरी होने के कारण वो कभी दिखते हैं, कभी ओझल हो जाते हैं। तो ये क्या है? अपवर्तन का कारण है। उनसे आने वाला जो प्रकाश है उसका अपवर्तन हो जाता है जब वो कई माध्यमों में से गुजरता है। तो ये समझ गए इस बात को, ये डायरेक्ट फिजिक्स में है। और अपवर्तन का जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का हो या आप 10th क्लास में भी है। अच्छा, ये बात है सेम बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं। अच्छा, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें आपका भाव, राग और ताल, ये लिखा ताल, पहला ऑप्शन ताल ही है। तो भाव, राग और ताल, इन तीन शब्दों को मिलाते हैं। ये इन 3 मुख्य पहलू जो हैं, इन पहलुओं से शास्त्रीय नृत्य का मेल किया जाता है, और किस संस्कृति से रिलेटेड है ये शास्त्रीय नृत्य, ये पहचान की जाती है। तो इसका आंसर है ताल, ठीक है। सोपान क्या है? सोपान तो सबसे बॉटम वाला कंडीशन होता है ना, वो इसमें नहीं है। माला का क्या मतलब है? ये कोई भाव राग से मेल खाता है क्या माला? और सवसर में तो थोड़ा सा आप मान भी सकते थे, बट ये दो होने ही नहीं थे। लेकिन जबकि इसका रियल आंसर क्या है, शुद्ध आंसर इसका ताल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 वाला, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर रविशंकर जी। अच्छा, रविशंकर जी ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार यानी जीवन काल की उपलब्धि से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो रविशंकर जी को मिला है। अच्छा, तो ये आप समझ ही गए हैं कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, और मतलब जिसने अपने जीवन काल में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, उनकी उपलब्धियों को लेकर तब जाके ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है, और शायद इसकी स्टार्टिंग भी बांधों से हुई थी इस पोर्शन की। तो देखो, जो पोर्शन है आपका जीएस वाला, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध
सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी। और सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सतलुज नदी है, किसकी? सिंधु नदी की। और ये नदी आपके जो पंजाब है, 5 नदियों का पंजाब उसी का इसलिए नाम है क्योंकि 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं। 5 नदियाँ कौन सी हैं? एक तो आपकी झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलुज है, और एक और है, कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब और व्यास, एक व्यास नदी है। ये 5 नदियाँ पंजाब में से होकर बहती हैं। इनके ऊपर जो जो बांध है आपको उन बांधों का अवलोकन कर लेना चाहिए। और सहायक नदियाँ भी एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी, इन नदियों को भी हम यहाँ से देखो, ये मेरा मकसद इस पेपर को सोल्व करना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोगों को एक थोड़ा सा एग्जामिनर की जो माइंड सेट है उसको एक बार समझा देना, ताकि आप हर क्वेश्चन को टैकल करो। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है ये ना रिपीट हो, लेकिन ये टॉपिक जरूर रिपीट हो सकता है। ये मैं कह सकता हूँ 100% कि क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट करेगा। यदि टॉपिक नहीं रिपीट करेगा तो फिर कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? आप ही सोचो, एसएससी जीडी में या कोई भी एसएससी का हो। तो इसीलिए मैं इतने एसएससी के पेपर आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपको जीएस के लिए तो बिल्कुल इतना आपके लिए ईजी हो जाए, बहुत ज़्यादा। कुछ समय के बाद हम पूरा पेपर भी सोल्व करेंगे, जैसे एग्जाम नियर बाई होगा पूरा पेपर को भी सोल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 क्वेश्चन है वो आपका कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय, अच्छा एक बात बताओ, ये स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद, ये देखो स्वामी विवेकानंद जी युवा दिवस, इनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि युवा वही है जो समय को बदल दे। और जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तब जाके मुझे लगा कि इसमें युवा वही है जो समय को बदल दे। वरना मैं भी ये मानता था कि ठीक है, समय है, जैसा समय आएगा वैसे काटना पड़ेगा और कर लेते हैं, ग्रुप डी की जॉब भी करेंगे। लेकिन फिर जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि युवा वही है जो समय को बदल दे, वरना हम इसका मतलब हम अपनी यंग एज में नहीं है जब हम समय को नहीं बदल सकते। तो खूब मेहनत की, फिर जाकर आईएएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली मुझे, और अभी फाइनली कामयाबी भी मिलेगी। दोस्तों, आप सब लोगों का प्यार मेरे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी मुझे कामयाबी मिल जाएगी आईएएस में। लेकिन उन युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, देखो मैं कर देता हूँ इसको ऐसे कर, ये एक सेकंड। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? देखो, जो ये न्यायालय है गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा बैठकें हैं, ठीक है। इसका आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा बैठकें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? देखो, साइकिल चलाते हुए दुनिया को पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है, यानी एशिया की कौन महिला है जो सबसे तेज साइकिल चलाते हुए दुनिया को पार करेंगे? वेदांगी कुलकर्णी जी जो हैं, वेदांगी कुलकर्णी जी एक ऐसी महिला हैं एशिया की सबसे तेज साइकिल चलाने वाली, जिन्होंने दुनिया को पार किया है। अच्छा, जो ये वेदांगी कुलकर्णी हैं, ये पुणे महाराष्ट्र आपने सुना होगा, वहाँ की हैं, और इनकी आयु केवल 20 वर्ष है, ठीक है ना। जिस टाइम इन्होंने ये साइकिल चलाते हुए दुनिया को पार किया था सबसे तेज, ये पुणे की हैं और कहाँ इनकी आयु 20 वर्ष है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा सा इसमें कम एक्सप्लेन हुआ था, ये मुझे दोबारा देखना है ये वाला क्वेश्चन। देखो, जो बैठकों का मतलब क्या है, इन्होंने बोला ना कि सबसे अधिक बैठकें क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैंने उस टाइम नहीं किया। देखो,
बैठकी का मतलब है कि जो इनकी पीठ नहीं होती है, कि जो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका जो ये क्या नाम आपका पूर्वोत्तर 3-4 जो राज्य हैं उनकी पीठ भी यही है, यानी वहाँ के मुद्दे भी यहीं सुने जाते हैं। और अगरतला और शिलोंग जो है, अगरतला और शिलोंग जो है वो भी उनके, इसकी पीठ वहाँ भी है। अगरतला में इसकी बेंच है, एक शिलोंग में भी इसकी बैठ है, क्या है वो है मतलब पीठ जिसको बोलते हैं, एक ब्रांच। तो इस वजह से गुवाहाटी हाई कोर्ट के सिर पे कई राज्यों की देख रेख के लिए जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसलिए इसका आंसर ये था। ठीक है ना दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो आप थोड़ा मैनेज करें। मैं बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से रिपीट कर देना। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 2018 वाली भर्ती है। अब जो आप एग्जाम देंगे वो एग्जाम अभी आपका 2022 में होगा। कौन सा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस 2023 में मनाया जाएगा और 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी। और वहाँ एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वर्ष एक 26 वर्ष का जो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति था उसको सम्मानित किया गया था। आपने देखा होगा उसने जब वो आते हैं प्राइज लेने के लिए, तो उस प्राइज को लेते समय वो क्या करते हैं कि उसके जो मतलब प्रधानमंत्री जी के पैर में गिरते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको सलाम करते हैं। तो ऐसा जो उसको क्या पुरस्कार दिया गया उस चीज़ को हमें देख लेना चाहिए, उसका नाम देख लेना चाहिए, वो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, जिसके कारण अमृत सरोवर जो उत्तर प्रदेश में एक तालाब है, अमृत के नाम से कई फेस्टिवल स्टार्ट किए गए हैं, कई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं अमृत महोत्सव में, कई राज्यों ने अलग अलग योजनाएं स्टार्ट की, तो उनको देख लेना है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का पैट में कई क्वेश्चन थे जो मैंने सोल्व किए हैं, अभी यूट्यूब से भी देख सकते हो आप जाके, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष का ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको वहाँ उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखो, ये क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। जो भूमि है उस भूमि पर उच्च जनसंख्या का जब दबाव होता है तो वहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ सघन निर्वाह खेती की जाती है, सघन निर्वाह खेती, ठीक है। ना तो वहाँ व्यावसायिक खेती कर पाते हैं, ना ही आदिम निर्वाह खेती कर पाते हैं, ना ही व्यापक निर्वाह खेती कर पाते हैं। वहाँ मोस्टली ज़्यादातर सघन निर्वाह खेती की जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको दोस्तों एक बात बताऊँ, जैसे सघन निर्वाह खेती क्या है मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लिया जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ ज़मीन, अब एक बात बताओ, यहाँ एक घर में 100 गज का प्लॉट है, उसमें 3 व्यक्ति हैं, तो उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं। और यदि 100 गज के प्लॉट में एक व्यक्ति है तो उसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हिस्से में कम ज़मीन आएगी, तो इसलिए अब जो ये खेती है यहाँ सघन निर्वाह, सघन का मतलब भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, जनसंख्या दबाव होगा जब हाई है, हाई जनसंख्या प्रेशर, तो जब हाई जनसंख्या प्रेशर है तो इसके कारण उनके क्या करेंगे, कम ज़मीन में ही ज़्यादा श्रम मिलेगा उनको, भाई लोग ज़्यादा हैं तो लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करेंगे, उनका प्रयोग करके और मतलब वो टेक्निक, यानी उसी ज़मीन में से ज़्यादा कुछ उगाया जाए, इसलिए ऐसी खेती ज़्यादा की जाती है। ये वो खेती की वो प्रणाली है, ठीक है, जिसमें लागत ज़्यादा लगाई जाएगी, श्रम ज़्यादा लगाया जाएगा, वहीं से यानी कम ज़मीन में से ज़्यादा कुछ उगाने का प्रयास किया जाएगा, हर किसी के पेट भरने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। पीयूष ग्रंथि, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वृद्धि को, मानव की जो वृद्धि है उस ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है आपका, इंसुलिन एक जैसे डायबिटीज आपने सुना है, थायराइड, जब आपका इंसुलिन ज़्यादा निकलने लगता है, ज़्यादा स्रावित होने लगता है, तो तब आपको डायबिटीज, शुगर की बीमारी, आपने सुना होगा शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। इंसुलिन एक शर्करा, आपने सुना है शर्करा जो है वो इंसुलिन ज़्यादा स्रावित करता है,
तब जाके। और एक थायरोक्सिन है, एडिनेलिन ग्रंथि है, इन गूगल पर जाकर देखना है। देख कर तो मैं भी नहीं सब कुछ दूं, लेकिन वही है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने से भी मुझे डर लगता है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और कम में ही काम चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं? देखो क्या बताया इन्होंने कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। सौर प्लांट्स अनिवार्य करने वाला ऐसा राज्य आपका हरियाणा है। और मैंने ये सोलर सेल से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन देखता हूँ मैं। आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ था वो सोल्व किया, वहाँ था क्वेश्चन। पैट में क्वेश्चन आया, आपके एसएससी के कई पेपर सोल्व कर लिए, वहाँ सोलर सेल से क्वेश्चन आ जा रहा कि ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सोलर पैनल पर डिपेंड है, ऐसा कौन सा राज्य है। तो इसी प्रकार ये आ गया इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के जो संस्थापक है, संस्थापक अध्यक्ष कौन है? संस्थापक अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका ये दो ऑप्शन ढके हुए हैं, देखो इसमें जो है आपका जी दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई देशमुख जो है वो आपके क्या है, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, एनी बेसेंट आपकी कौन सी महिला है? एनी बेसेंट आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। अरुणा आसफ अली ये राष्ट्रीय आंदोलनों में इन महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, इन तीनों के बारे में। ठीक है, और जी दुर्गाबाई देशमुख तो पूछ ही लिया गया है किसी एग्जाम में। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली को भी पूछ लिया जा सकता है, तो उनको थोड़ा सा आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये देखो, मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मर्त पौधे और जानवरों के उत्तकों पर फीड करते हैं और उन्हें खाली स्थान में परिवर्तित करते हैं। तो वे किस में परिवर्तित करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो आप क्या है कि जिसे ये मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव है, ये मर्त पौधे को क्या करेंगे, ह्यूमस में परिवर्तित करेंगे, उसे ह्यूमस में परिवर्तित करके, और जो जानवरों के मतलब वहाँ से फीड करके उन्हें धारण परिवर्तन करते हैं। धारण, जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, धरण जिसको धरण बोल रहे हैं, ठीक है ना, धरण। ठीक है, अच्छा, तो इन्हें जो ये इस प्रकार के कीट हैं इनको डिंक पोजर भी कहा जाता है। ये डिंक पोजर, इनका जो ऐसा करने वाले जो ये हैं इनको डिंक पोजर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 वाले क्वेश्चन में है, चिप्स ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? देखो, चिप्स खराब ना हो यानी ऑक्सीडाइज ना हो, उनमें हवा ना पहुंचे वहां तक, तो कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इनमें। देखो, आप चिप्स के पैकेट को खोल लो, चिप्स के पैकेट को खोल के और कुछ समय के लिए रख दो, वो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये सील जाएंगी यानी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, वैसी जैसे चिड़ी सी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, किस लिए? ताकि वे ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज मैंने बता दिया क्या होता है ऑक्सीडाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना खाली स्थान की विशेषता थी। 2 साल तक किसी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना रोलेट एक्ट की विशेषता थी, और ये वही है काला कानून बोलते हैं जिसको, बिना दलील बिना वकील का काला कानून, रोलेट एक्ट। ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था हमारे यहाँ, ये 1-2 पेपर में और था ये रोलेट एक्ट। ये बिना दलील बिना वकील का काला कानून था। इसमें इसी ही विशेषता थी कि कैदियों को हिरासत में रखना पड़ता था। ठीक है, तो
बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख शास्त्रीय विशेषता। क्या बोल रहा है कि देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख शास्त्रीय विशेषता उनकी खालिस्तान है, उनकी आय, उनकी आय, ठीक है ना। बाकी इसके ऑप्शन इधर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, यहाँ मैंने इसको लिख दिया है कि देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, वो शास्त्रीय बोल रहे थे, ध्यान नहीं दिया इसका। अच्छा, अर्थशास्त्रीय विशेषता यानी उनकी आय जो है वही उनकी तुलना को डिपेंड करती है कि इसकी इकोनॉमी का, जैसे आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए की है, सेकंड नंबर पर इकोनॉमी है चाइना, और फिर आपकी इसी प्रकार से फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और ब्रिटेन हो गया, ठीक है, और फिर भारत हो गया। यानी यूएसए की जो इकोनॉमी है इसका आकार सबसे बड़ा और 25-26 बिलियन डॉलर के आसपास है, ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना, 25 ट्रिलियन डॉलर मान लो। और चाइना की इकोनॉमी भी नियर बाई है इसकी 25 है, तो इसकी 23 या 24 के ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, यानी तीसरे नंबर पर रसिया है, और रसिया की जो इकोनॉमी है वो आपकी, उसका साइज है 18 ट्रिलियन डॉलर के नियर बाई। तो देखो इनमें कितना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और भारत का भी मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यहाँ एक सेकंड, देखो जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया की इकोनॉमी अभी नियर बाई 4 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अभी। देखो कितनी छोटी इकोनॉमी है। और यूएसए की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कितना डिफरेंस है अपनी इकोनॉमी में और उनकी इकोनॉमी में। लेकिन फिर भी इससे कमी है हमारी इकोनॉमी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है आज प्रेजेंट टाइम में, उस चीज़ को आपको देखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक हंगर इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक काफ़ी पिछड़ गई है, 107वीं रैंक है 2022 में, 107वीं। कितने 121 देशों की श्रेणी में 107वीं रैंक है, किसकी, इंडिया की। जो एशियाई कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे भी खराब है, उनसे भी हर किसी देश से खराब स्थिति भारत की है भुखमरी के जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इनको भी आपको देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ है। इसका है सूरत, इसका आंसर क्या हुआ, सूरत। अगला क्वेश्चन है आपका 50 कि कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। देखो जामा मस्जिद अब तक इस विश्व विरासत में शामिल नहीं है, कुतुब मीनार भी शामिल है, लाल किला भी शामिल है, और हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। दोस्तों देखो ध्यान से देख लो कि जो हुमायूं का मकबरा है वो भी शामिल है, लाल किला भी शामिल है, और कुतुब मीनार भी शामिल है। लेकिन जामा मस्जिद जो है अभी तक वो सांस्कृतिक स्थल विरासत की धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो बाकी और कौन कौन क्या क्या शामिल है वो आप देख लेंगे कि इनके अलावा कितने आप हमारी विश्व विरासत की जो सूची है उसमें कौन कौन शामिल है इंडिया से, और टोटल कितने स्थल उसमें शामिल हैं, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एसएससी जीडी का पेपर लेके या सीजीएल प्रीवियस ईयर का पेपर लेके। ओके, तब तक आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए, देखिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ और अच्छा एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों।